नमस्कार दोस्तों। आज की हमारे 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 21वां दिन है और आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, लेकिन कल से कोशिश करेंगे हम लोग की टाइम पे रहेगा, लेकिन अपना रूटीन ब्रेक नहीं करना है। तो कल के प्रश्नों के पहले जो है आंसर देख लेते हैं। तो कल का जो पहला प्रश्न था 96 नंबर का था, है ना। हम लोग 20 दिन पूरे कर चुके हैं तो प्रश्न 100 पूरे हो गए थे। आज हम लोग फिर से जो है 1 से स्टार्ट करेंगे आंसर डिस्कस करने के बाद। तो पहला प्रश्न था कल का, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनने थे। तो हाल ही में एक रेल विनिर्माण इकाई की स्थापना तेलंगाना के कांजीपेट में की गई थी। देखिए ये सही है। अभी जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों का दौरा किया था, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक राज्य था यूपी। तो इन चारों राज्यों में जिस समय उन्होंने दौरा किया तो उस समय तेलंगाना के काजीपेट में एक रेल विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई है। दूसरा, ये एडिटोरियल से बनाया हुआ स्टेटमेंट था, हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया है। प्रजनन दर का कम होना महिलाओं की कौशल युक्त भूमिका को आर्थिक गतिविधियों में सुनिश्चित करने का एक अवसर देता है, प्रायः यदि उनका विवाह ना हुआ हो। ये बिल्कुल सही। देखिए प्रजनन दर का जब प्रजनन दर कम होती है तो बच्चों की देखभाल करने का टाइम जो है थोड़ा कम हो जाता है। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब टाइम कम होता है तो दूसरे काम करने का टाइम मिलेगा, तो ऑब्वियसली दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या निष्कासन है जो अन्यत्र किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जाता है। ये भी सही है। जो कार्बन सिंक बनाने के लिए से आपने कहीं पेड़ लगा दिए तो एक तरह का कार्बन ऑफसेट है। उसका चौथा, कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट क्रेडिट एक हस्तांतरणीय वित्तीय साधन है जो उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारों या स्वतंत्र प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित होता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। तो इसमें सारे कथन सही ही है, कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन चुनना है। देखिए पहला कथन था, यदि अनाज, दाल, दूध, खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के प्रतिशत की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है। अब देखिए ये संभावना जिस टाइप की चीज़ें रहती हैं ये सही ही रहती हैं, गलत नहीं रहता है। बी, थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मित उत्पादों व सेवाओं का मूल्य भार सर्वाधिक होता है। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये दूसरा स्टेटमेंट यही गलत है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें हमने आपको कहा था कि 2 स्टेटमेंट गलत है, तो जो डी जो है ये भी गलत है। 9 डैश लाइन जो है, हम लोगों ने जब एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि यू शेप में है, तो यू शेप के अंदर ही दोनों हैं, तो उत्तर और दक्षिण का कोई चक्कर ही नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, मैप में हमने दिखाया भी था। तो इसमें 2 स्टेटमेंट गलत थे, बी भी गलत था, डी भी गलत था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, किस इसमें से सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन देख लीजिए, पहला है, प्रायः किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को टेलीकॉम संचालकों की सहायता से निषिद्ध करना सरल है। बिल्कुल सही बात है भाई, वेबसाइट तो ब्लॉक करना कौन बड़ी बात है, कर देंगे। परंतु वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसे किसी निषेध को असफल करने में सक्षम है। ये भी बिल्कुल सही है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो ब्लॉक करने के बाद भी अपना काम कर सकता है, क्योंकि ब्लॉक हम करते हैं इसलिए कि कोई जो है फाइल एक्सेस ना कर पाए, लेकिन जो है वो सर्वर आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में, प्लस कौन से सर्वर से जो है वो अटैच हो जाएगा, कब कौन से सर्वर के थ्रू फाइल जो है आप, मीन्स बहुत सारे सर्वर हैं, तो उन बहुत सारे सर्वर होने की वजह से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप इसको ब्लॉक करके भी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये सक्षम है इस चीज़ में। तो पहला सत्य, यही पहला सत्य ही है, फिर तो बाकी तो गड़बड़ी हो गया ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा तो दुनिया में क्या है जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता है? खूब, जो अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो 100% उसे ब्लॉक कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के कुल निधि आवंटन में 72% हिस्सेदारी सरकार की तथा 28% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी। ये उल्टा है, 28% सरकार की होगी, 72% जो है वो निजी क्षेत्र की होगी। 50,000 करोड़ का बजट है, उस 50,000 करोड़ के बजट में 36,000 करोड़ जो है वो निजी क्षेत्र को से जुटाया जाएगा और बाकी का 14,000 जो है वो 14,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। और उस 14,000 करोड़ में भी 4,000 रुपये जो है वो जो रिसर्च के लिए पहले से साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो इसको पैसा दिया जाता है विज्ञान विभाग को, तो उस विज्ञान विभाग के आवंटित पैसे में से 4,000 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बाकी का 10,000 करोड़ का इंतजाम सरकार अलग से करेगी, उसको देगी। और गुरुंग पहाड़ियाँ सिक्किम व भूटान की सीमा पर स्थित हैं, तो ये भी गलत है। गुरुंग पहाड़ियाँ जो है वो लद्दाख में है, सिक्किम और भूटान पर नहीं है। ठीक है, और कल का चौथा प्रश्न था हमारा हाई मॉडर्निज्म। इसमें हम लोग पूरा एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं। तो हाई मॉडर्निज्म जो है
ये बी है इसका सही आंसर, कि विकास की एक ऐसी टॉप डाउन पहल जिसमें केंद्रीय नेतृत्व लोकतांत्रिक रचनात्मकता के पहलू को अनदेखा कर दे, इसको कहते हैं हायर मॉडर्निज्म। ओके, और उसके बाद आखिरी प्रश्न हमारा, इसमें से कितने कथन गलत हैं ये बताना था। तो पहला कथन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण एवं तकनीकी उन्नयन के साथ मूल भोजन पर व्यय की मात्रा में कमी आती है, जबकि समग्र रूप में खाद्य खर्चों पर व्यय पहले की अपेक्षा अधिक हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, खर्चे का पैटर्न जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे खर्चे का पैटर्न बदलता है। जिन चीज़ों पे हम खर्च करते हैं, जैसे पैकेज फूड ज़्यादा आने लगा मार्केट में, तो हो सकता है खाने पीने की चीज़ों में हम पैकेज्ड फूड पे ज़्यादा खर्च करने लगे, तो समग्र खर्च तो बढ़ सकता है, जो मूल भोजन है उस पर खर्चा घट जाएगा। जैसे मान लीजिए पीडीएस के थ्रू सरकार राशन दे रही है, तो जब हमें खरीदना ही नहीं पड़ रहा कहीं से चावल गेहूँ, तो फिर उस पर तो खर्चा हमारा बचेगा ही ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन के अपीली प्राधिकरण के निष्क्रिय होने, देखिए निष्क्रिय होने के कारण कैसे की जाएगी। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये बहुत पुराना है, काफ़ी पहले स्थापित किया गया है, और विश्व व्यापार संगठन 1995 का है। अब आप समझ लीजिए, तो गलत है। तीसरा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किन्हीं दो देशों के बीच, मीन्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 1899 में स्थापित कर दिया गया था। हमने आपको बताया था कि दो कन्वेंशन थे, उन दो कॉन्फ्रेंसेस के बेस पर जो है इसे स्थापित किया गया था, जो है हेग कॉन्फ्रेंस थे दोनों। और हेग कॉन्फ्रेंस में एक जो है कन्वेंशन था 1899 का ही, और दूसरा कन्वेंशन था 1907 का। ठीक है। तीसरा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किन्हीं दो देशों के बीच सीमा संबंधी निपटारे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आर्थिक मामलों का भी निपटान कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या मैटर निपटान कर सकता है, तो हाँ ये कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी संबंधित मामलों में निपटान। तो इस तरीके से ये हमारे जो है कल के प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आज के अपने प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आज की हमारी पहले रश्मिका देख लेते हैं। रश्मिका क्या है ना। अंधेरे में काफ़ी क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस किए काली स्लाइड पे, अब जो है रोशनी में रहेंगे हम लोग। तो रश्मिका आज की है कि निर्बल और अस्थिर मन से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मन की अस्थिरता किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं होने देगी और बिना स्थायित्व के अभ्यास जैसी साधना असंभव हो जाती है। अतः अपने मन को साधने का निरंतर नित्य प्रति प्रयास करो, और आपका यही प्रयास कब अभ्यास में बदल जाएगा और अभ्यास परिणाम में, ये आप भी तभी जान पाएंगे जब आप इसके प्रतिफल में उपहार स्वरूप सफलता पाएंगे। इसलिए आप अपने मन को बिल्कुल विचलित मत होने दीजिए। जब भी आपका मन पढ़ने का ना करे, समझाइए कि भाई पढ़ने का काम है तो इसलिए पढ़ना है, तो इसको मन को जो है अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करिए, तो समय आपका बहुत बचेगा, है ना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन चुनें। तो असत्य, कोई एक कथन असत्य है, आपको बताना है। नाटो के संबंध में चर्चित मेंबरशिप एक्शन प्लान राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे सदस्य बनने वाले राष्ट्र को सदस्यता मिलने के पूर्व भी अपने वार्षिक राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना द्वारा पुष्ट करना होता है। ओके। दूसरा कथन है, नाटो का मेंबरशिप एक्शन प्लान सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्ष 1999 में आरंभ किया गया था, ना कि इसकी स्थापना के तुरंत बाद। नाटो की स्थापना आपको पता है ना 1949 में की गई थी, अप्रैल 1949 में। और सी, फिनलैंड वर्ष 2023 में ही नाटो का 32वां सदस्य बना है। और डी, वार्सा समझौता नाटो की स्थापना से ही संबंधित है। इनमें से कोई एक गलत है, कौन गलत है आप बताइए। दूसरा प्रश्न है आपको, इसमें भी आपको असत्य ही चुनना है। आज प्रश्न थोड़े सिंपल हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्यकारी है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो किसी आदेश के पक्षकार नहीं हैं। दूसरा, आईपीसी भारत का प्रमुख आपराधिक कोड है जो अपराधों को परिभाषित करता है और लगभग सभी प्रकार के आपराधिक और कार्यवाही योग्य गलतियों के लिए दंड प्रदान करता है। सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक कानून है जो दंडात्मक कानूनों के तहत दंड के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। कोई एक गलत है, देखिएगा। सी, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला समलैंगिक संबंधों के विषय में सुनवाई से जुड़ा है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है आज का, यमुना नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं। सर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है तो सोचा कि जो है बना देते। बहुत वास्तव में कितने सारे लोगों को कितनी समस्या हो रही है, और आप समझ रहे होंगे कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या जो है नुकसान हैं। अगर सिस्टमेटिक अर्बनाइजेशन नहीं है तो बड़ी समस्याएं हैं फिर अर्बनाइजेशन में। क्या गर्मी ज़्यादा हो जाए तो समस्या, बारिश ज़्यादा हो जाए तो समस्या, पानी लोग ज़्यादा निकाल लें तो समस्या,
मीन्स हर तरफ से आप देखेंगे तो अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। माने कुछ ऐसी जगहें आप छोड़ दीजिए, जैसे अगर दिल्ली की आप बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल पार्क वाला एरिया है केंद्रीय सचिवालय के आसपास का, बस वही एक एरिया थोड़ा ठीक ठाक, बाकी तो दिल्ली दिल्ली है। तो चलिए, यमुना नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं देख लीजिए। पहला कथन है, यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो 15 पूंछ चोटियों से उद्गमित होती है। कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। दूसरा, यह गंगा के 42% नदी द्रोणी क्षेत्र को कवर करती है। तीसरा, 15 पूंछ चोटियाँ उत्तराखंड स्थित गढ़वाल हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। चौथा, यह नदी हिमाचल प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड में प्रवेश करती है। तो कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है, चारों भी सही हो सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा चौथा प्रश्न, असत्य कथन चुनना है। ये कितने सिंपल क्वेश्चन है। ए, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, ये असल में क्या सिंपल बनाए हैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब बड़े रहते हैं ना तो भाग जाता है इंसान, देखता नहीं है फिर उसको। तो आप लोग फीडबैक तो आज तक आप लोगों ने दिया ही नहीं, पता नहीं कोई देखता भी है कि नहीं देखता है प्रैक्टिस, कोई पर हम इस उम्मीद पे हैं कि कोई होगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग, हमें लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर देखते हैं। तो अगर कोई एक भी देख रहा है तो मेरे लिए वो एक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने सारे। तो इसलिए जो है गंभीरता लाइए, जो देख रहा है उसको जो है भाई उसकी निष्ठा, उसका कर जो अभ्यास है, जो उसका स्थायित्व है वो प्रशंसनीय है। अपनी निरंतरता बनाए रखिए। देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है एक दिन बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अपना। निम्न में से असत्य कथन चुनना है आपको। तो प्रश्न है आपका, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव जीएसटी परिषद का पदेन सचिव होता है। बी, जीएसटी परिषद की बैठक का कोरम पूर्ण करने हेतु न्यूनतम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का अध्यक्ष जीएसटी परिषद की सभी बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होता है परंतु उसे मताधिकार नहीं होता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको असत्य कथन चुनना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना भारत के, ये एक्चुअल में क्या, द हिंदू में कल एक जो है बहुत लंबा चौड़ा एक स्टोरी आई थी, लंबी चौड़ी सी। उस स्टोरी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में उस कहानी थी कुल मिला के। जो पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना सर्वे किया 1958 में, कहते हैं कि 1958 को जो है दुनिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे के तौर पर मनाया था। तो उसमें बहुत सारे देशों ने अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए। कोई जो है आर्कटिक की पहाड़ियों पे चला गया, मीन्स कोई उत्तरी ध्रुव में चला गया रिसर्च करने, कोई मतलब सब ने अपने अपने प्रोग्राम चुने। और भारत ने जो है अपना ये प्रोग्राम चुना कि उसने पहला सर्वे जो है भेजा सियाचिन ग्लेशियर को स्टडी करने के लिए। तो उसमें 4-5 जो है उस समय ग्लेशियरों की बात होती है। तो उस समय वो ग्लेशियर जो है एलओसी उस समय तक पूरी तरीके से डिमार्केट नहीं हो पाई थी कि उन मतलब जो ऑथर हैं स्टोरी के, उन्होंने लिखा, एक्चुअल में वो खुद ही सर्वे में गए थे, कोई रैना करके थे, नाम नहीं अभी ठीक से ध्यान है उनका। तो अब इस समय वर्तमान समय में तो वो ग्लेशियर जो है सारे पीओके वाले एरिया में है, एलओसी के उस तरफ। तो कहते हैं कि हालांकि उस समय एलओसी पूरी तरीके से निर्धारित नहीं हो पाई थी, पाकिस्तान ने उस समय वैसा कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं या उन्हें पता भी नहीं चला, और ये लोग ग्लेशियर्स का सर्वे करके आ गए। अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल इनमें असत्य कथन देखना है। ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व की गई थी। बी, सर्वे ऑफ इंडिया, इसको भारतीय सर्वेक्षण भी कहते हैं ना, तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1851 में की गई थी, जबकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1767 में की गई थी। सी, संघाई सहयोग संगठन की वर्ष 2024 की अध्यक्षता कजाकिस्तान द्वारा की जाएगी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे आज के 5 प्रश्न हैं और इनके आंसर जो है आप लोगों को सोचने, पढ़ करके देखिएगा, सोचिएगा, सर्च करिएगा। देखिए, आंसर चाहे तो तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, रोक देते हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में जो है कम से कम एक दिन तो सवाल या जो फैक्ट है वो रहे, अगले दिन फिर से रिवाइज होगा। तो क्या एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी आपको, और वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मीन्स अगर आपने 2-2,5-3 हज़ार क्वेश्चन जो है देखे हुए हैं आँखों से, और वो भी इस तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तो 2,500 क्वेश्चन का मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक भी कवर करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मल्टीपल टॉपिक से कवर हो जाएँ चीज़ें। तो आप सोचिए कि 7,500 टॉपिक अगर आपके दिमाग से गुजर गए हैं तो
उसको आप समझ नहीं रहे आपकी कितनी बड़ी ताकत होगी। मीन्स यही दूसरों से बेहतर बनाएगा आपको। तो चलिए ठीक है, आज के लिए जो है यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए आज से हम लोग जो है अपना प्रीलिम्स को लेकर भी एक स्पेशल डेली डिस्कशन स्टार्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है काफ़ी मदद मिलेगी उससे। और कोई सुझाव आप देना चाहें तो आप जो है कमेंट वगैरह करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।